हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम अल्फा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि टारगेट रखेगा हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स 2025। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएनएसएस, जो कि कॉमन पार्ट है हमारे पास, जिसको सभी बच्चों को सॉल्व करना होता है। तो जीएनएसएस क्या है हमारे पास? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसके अंदर हम 3 यूनिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जीएनएसएस के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, और थर्ड यूनिट में हम उसके एप्लीकेशन और उसके जीपीएस के जो सर्वे होते हैं उसमें हम कैसे जीएनएसएस को यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कवर किए गए हैं गेट ज्योमेट्रिक्स में। इस लेक्चर सीरीज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम बेसिक से लेके पूरा अच्छे से उसके प्रिंसिपल को, और जो भी क्वेश्चंस हमारे पास गेट ज्योमेट्रिक्स में बनते हैं, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर्स में देखे हैं 3 साल के पेपर में, वो सभी हमारे पास इस लेक्चर सीरीज और इस पीडीएफ से ही हमारे पास पूछे गए हैं। तो आज हम पहले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, जिसका नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू जीएनएसएस। अब इसके जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बेसिक जीएनएसएस का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेनली जो जीएनएसएस सिस्टम्स है हमारे पास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसमें मेन हमारे पास 3 है। सबसे पहले जीपीएस, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जो है हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या है? अमेरिका का, यूएस का है हमारे पास, ठीक है। ग्लोनास है, ये हमारे पास रसिया का है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास यूरोपियन यूनियन का है, गैलीलियो। तो ये 3 जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भी हमारे पास IRNSS है, तो वो अभी क्या है, अंडर डेवलपिंग फेज है। मतलब हमारे पास अभी ये जो 2 मेन है, जीपीएस और ग्लोनास, ये हमारे पास डेवलप्ड हो चुके हैं हमारे पास। तो इनकी कैटेगरी देखेंगे, ये हमारे पास कैटेगरी कौन सी है? जीएनएसएस 1 के अंदर है। और जो अभी डेवलपिंग वाले हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास चाइना के भी होते हैं, बीडो होता है हमारे पास, काशी जेनेट होता है जापान का। उसके अलावा हमारे पास इंडिया का IRNSS हो गया। तो ये सब हमारे पास GNSS 2 की कैटेगरी में आते हैं, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है। तो ये जो दोनों हैं वो डेवलप्ड हो चुके हैं। गैलीलियो भी डेवलप्ड हो चुका है। अब आप अपने फ़ोन में देखोगे, पहले के फ़ोन में क्या सिर्फ जीपीएस मिलता था, क्योंकि वो डेवलप हुआ था सबसे पहले। डेवलप का मतलब है कि जो कि ग्लोबली कवरेज कर रहा है हमारे पास, किसी भी पॉइंट पे आप अपनी पोजिशनिंग और टाइमिंग जान सकते थे जीपीएस की सैटेलाइट से हेल्प है। क्योंकि जीपीएस में 24 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी। इसके क्या है हमारे पास, इसके बारे में जानेंगे कि 6 ऑर्बिट होती हैं, और हर एक में 4 सैटेलाइट होती हैं। तो मिनिमम क्या 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं हमारे पास किसी भी पॉइंट पे 3D पोजिशनिंग जानने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि ग्लोबली कवरेज है, जीपीएस ने सबसे पहले किया, जिसने सैटेलाइट 24 सैटेलाइट जब लॉन्च हुई उसकी, तो वो पूरे ग्लोबली कवरेज करने लगा, वो पूरा डेवलप हो चुका था, ठीक है। पैरेलली हमारे पास ग्लोनास भी चला कोल्ड वार के बाद। तो ग्लोनास भी हमारे पास जल्दी ही डेवलप हो गया था, मतलब पूरा ग्लोबली कवरेज करने लगा। आजकल क्या है, फोन्स में ग्लोनास ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। गैलीलियो है हमारे पास यूरोपियन यूनियन का, वो भी हमारे पास डेवलप हो चुका है। इसके जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा सर्विसेज हैं हमारे पास, ठीक है। ये सभी क्या देखेंगे हम कंपैरिजन में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट जीएनएसएस सिस्टम्स। तो पहले हम जीएनएसएस सिस्टम के एग्जांपल जैसे जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे तीनों जीएनएसएस सिस्टम्स का। उसके बाद हम डीजीपीएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, डीजीपीएस और सोर्सेज ऑफ एरर। जैसे हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एरर देखेंगे, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पर गेट ज्योमेट्रिक्स में, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे हम, ठीक है। और इसका जो इलेबोरेशन है वो हम सेकंड यूनिट में भी करेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्जाम्स में छूटे नहीं। इंडियन सिनेरियो देखेंगे कि IRNSS है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे गगन के बारे में पढ़ेंगे, तो कितना डेवलप्ड है, और इसका जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है वो कहाँ पर है, मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर है, वो सभी हम इंडियन सिनेरियो के बारे में जानेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर हम टोटल 8 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जीएनएसएस का मतलब क्या होता है हमारे पास। तो जीएनएसएस हमारे पास क्या है कि किसी भी पॉइंट की या फिर किसी भी चीज़ को नेविगेट करने के लिए, उसकी पोजीशन जानने के लिए क्या करते हो आप? सैटेलाइट्स का यूज करके उसकी पोजीशनिंग जानते हो, ठीक है। उसको नेविगेट करते हो, मतलब वो कहाँ से कितना मूव किया, कैसे ट्रैवल कर रहा है। आप किसी को भी ट्रैक कर रहे हो तो वो नेविगेट कर रहे हो उसको। तो उसकी जो प्रोसेस होता है वो नेविगेटिंग होता है, मतलब जीएनएसएस की हेल्प से होता है। बट
पहले जब तक जीएनएसएस डेवलप नहीं हुआ था, सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुए थे, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी हमारे पास, तो देखा गया था कि स्टोन एज स्टार्टिंग में हमारे पास नेविगेट करने के लिए पत्थरों को छोड़ जाते थे, या ट्रीज पे मार्किंग कर देते थे, या माउंटेन्स जो दूर की हाइट से भी दिखते थे, जो हाइट पर थे मतलब दूर से दिखते थे, तो उनके रेफरेंस में हम अपने आप को नेविगेट करते थे। ठीक है। उसके बाद जब मरीनर्स रहे, मतलब समुद्र में देखा कि कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास, लेकिन आपको क्या, आपको स्काई दिख रहा था। ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो, जैसे हमारे पास स्टार्स हो गए, हमारे पास सन हो गया, ठीक है, और उनकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में आपने पहले हम अपनी पोजीशन निकालते थे। ठीक है। तो एंगुलर मेजरमेंट रहती थी सेलेस्टियल बॉडीज के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास कैसे कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में जान रहे हैं। लेकिन जब और स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे पास ग्रो की हमारे पास, तो रैपिड एडवांसमेंट के बारे में देखा, तो सैटेलाइट लॉन्च हुई है हमारे पास। तो हमारे पास जो जीएनएसएस है हमारे पास, वो सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हमें अपने आप को नेविगेट करने की मदद करता है हमारे पास। तो द कॉन्स्टलेशन जो होता है हमारे पास सैटेलाइट्स का, उसको हम कहते हैं जीएनएसएस। जैसे जीपीएस जो होता है वो जीएनएसएस का एक एग्जाम्पल होता है। अब जीएनएसएस के अंदर हमारे पास ग्लोनास होता है, हमारे पास गैलीलियो होता है, क्वासीजेनेट होता है, कंपास होता है हमारे पास। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जीएनएसएस सिस्टम्स हैं। तो जीपीएस जो है वो हमारे पास सबसे पहले डेवलप हुआ था और फंक्शनल हुआ था हमारे पास। तो अमेरिका ने सबसे पहले, अमेरिकन आर्मी ने अपने यूज के लिए किया था, बट बाद में इसको सिविल पर्पज के लिए भी कर दिया। बट कुछ ना कुछ एक्यूरेसी उसमें जानबूझ के एरर डाला जाता है कि जितनी एक्यूरेसी मिलिट्री को मिल रही है वो सिविलियन पर्पज के लिए न यूज हो हमारे पास। तो उसमें भी हम जानबूझ के एरर डालते हैं, वो चीज़ भी हम आगे देखेंगे। बट अभी जो समझना है वो जीएनएसएस समझना है। ये क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्टलेशन होता है। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स ना, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट्स कॉमनली नोन एज द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है। और ये क्या करता है हमारे पास, पॉसिबल टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ और इन द स्पेस। तो आप अर्थ पर कहीं पर भी हो, जीएनएसएस की हेल्प से आप अपनी लोकेशन, अपने आप को नेविगेट, अपने आप को ट्रैक, अपनी आपकी पोजीशन टाइमिंग के साथ निकाल सकते हो हमारे पास। ठीक है। और आप देख सकते हो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा है हमारे पास, जीपीएस है। आजकल तो फोन में ग्लोनास है, जितने भी हैं रसिया का है। ठीक है। अब देखोगे आपके जीएनएसएस जो मेनली डेवलप किया गया था वो हमारे पास डिफेंस पर्पज के लिए किया गया था, मिलिट्री पर्पज के लिए किया गया था। तो ये हमारे पास जीपीएस का जो जीएनएसएस सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूजेस इंक्रीज हुआ हमारे पास और इसकी डिमांड बढ़ी, तो सिविलियन के लिए भी इसको हमारे पास ओपन कर दिया गया। तो सिविलियन में तो आप देख सकते हो, अपनी गाड़ी को आप देखोगे, मैप को ऑन कर रहे हो, अपने आप को नेविगेट कर रहे हो कहीं पर भी जाने के लिए। ठीक है। तो ट्रैकिंग सिस्टम में, नेविगेशन के लिए, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में, वेदर फोरकास्टिंग में, प्रिसाइज पोजिशनिंग और इमरजेंसी सर्विसेज में आप देखोगे तो जीएनएसएस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। तो सिविलियन यूज के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज किया जाता है हमारे पास। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है। नेविगेशन क्या होता है हमारे पास, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ए क्राफ्ट और व्हीकल और ए पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क। तो जब आप किसी को ट्रैक करते हो तो वो हमारे पास नेविगेशन कहलाता है। सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग, जैसे कि हम निकाल रहे हैं इसमें कि जो सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस के अंदर अवेलेबल है, उनकी हेल्प से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी व्हीकल की पोजीशनिंग निकाल रहे हो, किसी भी लैंड के ऊपर, सी में, एयर में, कहीं पर भी आप सैटेलाइट की हेल्प से अगर आप अपनी पोजीशन निकाल रहे हो तो वो सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग हो गई। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप समझ गए कि जीएनएसएस कौन कौन से होते हैं और क्या इसका यूज है हमारे पास। बट अभी देखते हैं कि जीएनएसएस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास। तो बेसिक के बारे में समझते हैं। जैसे कि जीएनएसएस हमने देखा कि कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होता है जो कि पोजीशनिंग और टाइमिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी अर्थ सरफेस के ऊपर या स्पेस के अंदर आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो उस सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं, जीएनएसएस कहते हैं हमारे पास। ठीक है। 1970s में देखा गया कि सिविल एविएशन पर्पज के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड उठी थी कि जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो सभी के जीपीएस यूज करते हैं हमारे पास अपने आप को ट्रैक करने के लिए। तो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने
हमारे पास इसको बोला है जीएनएसएस को कि ए वर्ल्ड वाइड पोजिशन एंड टाइम डिटर्मिनेशन सिस्टम डेट इंक्लूड्स वन और मोर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस, एयरक्राफ्ट रिसीवर एंड सिस्टम इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग augmented as necessary to support the required navigation performance for the intended operation। कहने का मतलब है कि जो सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, चाहे एक यूज कीजिए चाहे एक से ज़्यादा भी यूज कर सकते हो, जैसे जीपीएस, ग्लोनास, अगर आपका रिसीवर उनको सैटेलाइट्स को ट्रैक सिग्नल को कैरी कर सकता है तो आप एक से ज़्यादा कॉन्स्टलेशन को भी यूज कर सकते हो। और रिसीवर आपका उस तरीके का होना चाहिए कि आप डिफरेंट सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को कैरी कर रहे हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो पोजिशनिंग की एक्यूरेसी रहेगी वो बढ़ जाती है हमारे पास। तो सिविल एविएशन पर्पज या एरोप्लेन्स के लिए उसकी पोजिशनिंग जो होनी चाहिए, एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो उसी को सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन को, रिसीवर्स को, मॉनिटरिंग सिस्टम्स को यूज करके अपने आप को नेविगेट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है हमारे पास वो क्या है, जीएनएसएस कहलाता है हमारे पास। ठीक है, तो एट प्रेजेंट में हमारे पास दो मेनली हैं, ग्लोनास और जीपीएस। जीपीएस हमारे पास किसने डेवलप किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ग्लोनास किसने किया हमारे पास, रशियन फेडरेशन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, और जो थर्ड है हमारे पास वो है गैलीलियो, जो कि यूरोपियन यूनियन ने किया है हमारे पास डेवलप। तो मेन हमने तीनों देखे थे, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो इंडियन जीपीएस देख रहे हैं हमारे पास जिसका नाम है गगन। गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, और जो चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो है हमारे पास कंपास सिस्टम, कंपास कह लीजिए फिर या फिर बिडो कह लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास आप देखोगे जापान का आप देखोगे तो क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जीपीएस और ग्लोनास जो है वो हमारे पास ऑपरेशनल है हमारे पास, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जीएनएसएस 1 के अंदर आते हैं। बाकी जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, गैलीलियो हो गया, चाइनीज कंपास हो गया, काशी जेनिथ हो गया हमारे पास, आईआरएनएसएस जो कि गगन था हमारे पास, वो किसके अंदर आते हैं, जीएनएस 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है हमारे पास। तो व्हेन द जीपीएस इज यूज्ड विद करेक्शंस फ्रॉम ग्राउंड और स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, डीजीपीएस, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो डीजीपीएस का बारे में वैसे तो हम आगे समझेंगे, बट इसमें क्या है कि जो भी एरर अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि सिग्नल को हमारे पास एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ता है, सैटेलाइट्स का जो है स्पेस में अवेलेबल है और हमें अर्थ सरफेस के ऊपर अपनी पोजिशनिंग निकालनी है, तो जो सिग्नल का ट्रेवलिंग रहता है उसमें एटमॉस्फेयर के इंट्रैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एरर अवेलेबल रहता है। तो उसको जब हम करेक्ट करते हैं साथ के साथ तो वो डीजीपीएस कहलाता है हमारे पास, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे क्या समझ आता है कि इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी नॉर्मल जीपीएस से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो डीजीपीएस की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है हमारे पास, ज़्यादा रहती है हमारे पास। ठीक है, द कंप्लीट नेविगेशन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज नॉन जीपीएस बिकॉज इट इज ओनली फुल्ली फंक्शनल जीएनएसएस विद कॉन्स्टलेशन ऑफ 32 सैटेलाइट्स एंड मोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ग्लोबल एप्लीकेशंस आर रिलेटेड टू इट। तो पहले की बात हो रही है, बट आजकल क्या है हमारे पास शायद 31 है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इसके कंपैरिजन में देखेंगे, सबका डिफरेंट ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहता है और हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अलग अलग होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो जीएनएसएस के अंदर जीपीएस को ही हम समझते हैं। तो जीपीएस जो है वो पहला फुल्ली फंक्शनल था, इसलिए जीपीएस का ज़्यादा यूज होता था, बट आजकल क्या है ग्लोनास भी यूज हो रहा है, गैलीलियो भी यूज हो रहा है हमारे पास। तो गैलीलियो कम यूज हो रहा है, उसकी सर्विसेज डिफरेंट है हमारे पास, वो भी हम आगे देखेंगे। बट जो ग्लोनास है वो सिमिलर टू द जीपीएस है, क्योंकि दोनों जो है वो पैरेलली डेवलप हुए थे, वो भी हम आगे देखेंगे। कोल्ड वॉर जब हुआ था हमारे पास रशिया अमेरिका के बीच में, तो उसमें क्या जीपीएस तो अमेरिका ने डेवलप कर लिया था, बट हमारे पास साथ के साथ क्या रशिया भी अपना सैटेलाइट सिस्टम डेवलप कर रहा था, तो अभी वो भी ग्लोनास भी काफ़ी फुल्ली ऑपरेशनल है हमारे पास। ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जीएनएसएस सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे हमारे पास ग्लोनास हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे क्वासी जेनिथ, चाहे कंपास सिस्टम, चाहे हमारे पास आईआरएनएस हो, सभी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। स्पेस सेगमेंट होता है, कंट्रोल सेगमेंट होता है और हमारे पास मॉनिटरिंग सेगमेंट होता है, यूजर सेगमेंट होता है, सॉरी। ठीक है, तो एक तो स्पेस सेगमेंट होता है हमारे पास। सेगमेंट के अंदर क्या है कि जितनी भी सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं स्पेस के अंदर अवेलेबल हैं, तो जो स्पेस व्हीकल्स होते हैं वो कौन से सेगमेंट में आते हैं,
स्पेस सेगमेंट में आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रेडियो सिग्नल्स को सेंड करता है हमारे पास, तो वो सैटेलाइट से होती हैं, ठीक है। दूसरा कंट्रोल, उनको जो कंट्रोल करता है, मान लीजिए कि आगे आपको पता चलेगा जब वो जीपीएस जो अपना प्रिंसिपल यूज करता है, वो उसके अंदर सैटेलाइट्स की पोजीशन को जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो यूज में आते हैं जब जीपीएस जो रिसीवर होता है अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई जेड है जो हमारे पास नोटेड है नीचे, जहाँ पे हमने सैटेलाइट्स को जिस ऑर्बिट में भेजा गया है, जिस पोजीशन पे होनी चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं, तो उनको अच्छे से मॉनिटर करना, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना, उनको टाइम टू टाइम ट्रैक करना। तो वो सभी चीज़ें कौन सा सेगमेंट देखता है? कंट्रोल सेगमेंट। तो कंट्रोल सेगमेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मास्टर कंट्रोल स्टेशन, दूसरे हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशन होते हैं। तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन जो होता है वो एक ही रहता है हमारे पास। अब जिस कंट्री ने डेवलप किया, जैसे जीपीएस का मास्टर कंट्रोल स्टेशन अमेरिका में रहेगा, ठीक है, और रशिया का जो ग्लोनास का मास्टर कंट्रोल स्टेशन है वो रशिया में रहेगा। लेकिन मॉनिटरिंग नेटवर्क क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मॉनिटरिंग स्टेशंस रहते हैं, ठीक है। तो मास्टर कंट्रोल स्टेशन मॉनिटरिंग स्टेशंस को डायरेक्शन देता है और फिर ये हमारे पास सैटेलाइट्स को उनके ट्रैक करता है, और उनमें अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो मॉनिटरिंग स्टेशंस उनको सिग्नल सेंड करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो स्टेशंस है मास्टर कंट्रोल और मॉनिटरिंग स्टेशंस, वो कौन से सेगमेंट में आते हैं? कंट्रोल सेगमेंट में आते हैं, ठीक है। यूजर सेगमेंट है हमारे पास तीसरा। यूजर सेगमेंट में जो यूजर यूजर क्या यूज करता है वो है रिसीवर। तो रिसीवर जो आते हैं वो यूजर सेगमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि सिग्नल सैटेलाइट से भेजे जाते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, उनको डिकोड करता है हमारे पास, और अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है हमारे पास, ठीक है। और जो भी यूजर कम्युनिटी है वो भी यूजर सेगमेंट के अंदर। तो देख सकते हो कि जीएनएसआर रिसीवर कन्वर्ट स्पेस व्हीकल सिग्नल इनटू पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम एस्टिमेट्स। तो यहाँ पर जितनी भी लाइंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में गेट ज्योमेट्रिक्स के पेपर्स में, तो सिंपल जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सिंपल पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो जीएनएसएस का सेगमेंट नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो हैं, लेकिन चौथा कुछ और ऑप्शन दे देते हैं तो वो आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कि जीपीएस या फिर जीएनएसएस क्या क्या चीज़ कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो जैसे पोजीशन हो गया, वेलोसिटी और टाइम, ये हम एस्टिमेट या उनके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जीएनएसएस की हेल्प से। तो नेविगेशन पर्पज़ के लिए, पोजिशनिंग के लिए, टाइम डिसमिनेशन के लिए और अदर रिसर्च वर्क के लिए हमारे पास जीएनएसएस का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हर एक पैराग्राफ की हर एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है और इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो आप इजीली समझ सकते हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जितने भी जीएनएसएस या फिर जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो होता है, इनका जो प्रिंसिपल रहता है वो सिंपल रहता है हमारे पास, और एक ही प्रिंसिपल रहता है। तो इसमें आप देखोगे कि जीपीएस का प्रिंसिपल होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो हमारे पास सैटेलाइट्स के उनके एफएमआरएस डेटा, जो उनके ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं, उसको ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसी एक्स वाई जेड जो उनकी पोजिशनिंग है सैटेलाइट्स की ऑर्बिट के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है रिसीवर को अपनी पोजीशन निकालने के लिए। उसके अलावा जो चीज़ चाहिए होती है वो है हमारे पास कि सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, या फिर टाइम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो जो डिस्टेंस है उसी के बेस पर ये अपनी पोजीशन कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए टाइमिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है हमारे पास। ये कौन सा टाइम पीरियड होता है कि जो सैटेलाइट सिग्नल भेज रहा है और हमारे पास रिसीवर तक पहुंच रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, इतना ही टाइम लगा हमारे पास सिग्नल को पहुंचने के लिए। अब ये जो सिग्नल है वो हमारे पास क्या है? रेडियो सिग्नल है, जो कि किस वेलोसिटी या स्पीड से ट्रेवल करता है? वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो हमारे पास कितना टाइम लगा इसको पहुंचने के लिए, वो हम टाइम नोट करते हैं या कैलकुलेट करता है हमारे पास रिसीवर। तो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में जो भी टाइम रहता है हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई करके इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट होता है हमारे पास। तो ये मिनिमम 4 सैटेलाइट से, अगर आप किसी भी पॉइंट पर 3D पोजिशनिंग निकाल रहे हो तो 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं। तो 4 डिस्टेंस वो कैलकुलेट करता है डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट से, चारों सैटेलाइट से, ठीक है। और उसके लिए सी तो हमारे पास फिक्स है 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ
रेडियो सिग्नल है हमारे पास, ये टाइम जो है वो वेरी करता है हमारे पास डिफरेंट सिग्नल। सो हमारे पास डिफरेंस जो डिस्टेंस रहता है चारों सिग्नल का वो डिफरेंट रहता है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड की बात हो रही है कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसी की वजह से हमारे पास फोर्थ सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है टाइम फैक्टर को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। कि इसी एग्जैक्ट टाइम पे वो हमारे पास अपनी पोजीशन निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, उस टाइम करेक्शन फैक्टर के लिए हमारे पास फोर्थ सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई जेड हमें 3D पोजिशनिंग निकालनी है, ठीक है। तो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन के लिए 3 सैटेलाइट चाहिए, बट हमें फोर्थ सैटेलाइट की ज़रूरत होती है टाइम फैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी पॉइंट पर पोजीशन निकालने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है 3D के लिए। अगर 2D पोजीशनिंग निकाल रहे हैं तो आपको 3 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई बाय द ट्रेवल टाइम ऑफ द सैटेलाइट सिग्नल। ट्रेवल टाइम की बात हो रही है, ये नहीं कि किस टाइम पे उसने रेडियो सिग्नल को सेंड किया हमारे पास। तो जिस रेडियो सिग्नल को उसने सेंड किया सैटेलाइट ने और जिस टाइम पीरियड पर रिसीवर को वो रिकॉर्ड हुआ है, उन दोनों बीच के टाइम डिफरेंस को क्या ट्रेवल टाइम कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम किसी थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं, तो थंडर स्टॉर्म में आप देखोगे कि बिजली चमकते हुए आपको पहले दिख जाती है, लेकिन आवाज़ उसकी बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर देन होती है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड से, ठीक है। तो जिस टाइम पीरियड पे आपको बिजली चमकती हुई दिखी वो स्टार्ट टाइम हो गया थंडर का, और जिस टाइम पे आपको सुनाई दी वो आवाज़ वो हमारे पास स्टॉप टाइम हो गया। उन दोनों के टाइम डिफरेंस के बीच में हमारे पास टाइम पीरियड हो गया, ट्रेवल टाइम ऑफ सिग्नल हो गया हमारे पास, और उसको मल्टीप्लाई किया हमने स्पीड ऑफ साउंड से, तो वो क्या डिस्टेंस दे देती है हमारे पास कि लाइटनिंग फ्लैश से हमारे पास डिस्टेंस कितना अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, वेलोसिटी इंटू ट्रेवल टाइम निकाला, ठीक है। ट्रेवल टाइम निकालने के लिए आपने स्टार्ट टाइम माइनस स्टॉप टाइम, तो ये स्टॉप टाइम लेट होगा हमारे पास, तो स्टॉप टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी इसमें कौन सा है कि थंडर जहाँ पे सुनाई दिया वो स्टॉप टाइम हो गया, और जहाँ पे हमारे पास फ्लैश परसीव्ड हुई हमारे पास वो स्टार्ट टाइम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, उसको हमने मल्टीप्लाई किया स्पीड ऑफ साउंड से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइटनिंग से अपना डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों टाइम ट्रेवल टाइम को कैलकुलेट करना होगा। स्पीड ऑफ साउंड तो आपको जनरली 330 मीटर पर सेकेंड लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। सेम प्रोसीजर हमारे पास जीपीएस अपना सैटेलाइट से डिस्टेंस कैलकुलेट में फॉलो करता है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ट्रेवल टाइम है उसको हम क्या क्या बोलते हैं जीपीएस के टर्म में, हमारे पास टाइम ऑफ अराइवल कहते हैं टीओए, या फिर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं हमारे पास, कि जितने टाइम के लिए रेडियो सिग्नल ने ट्रेवल किया एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर जब सैटेलाइट ने हमारे पास सिग्नल को सेंड किया, ट्रांसमिट किया, और रिसीवर ने रिसीव किया हमारे पास, उन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस को हम ट्रेवल टाइम कहते हैं या फिर टाइम ऑफ अराइवल कहते हैं हमारे पास, ठीक है। टाइम ऑफ अराइवल इज द ट्रेवल टाइम ऑफ द रेडियो सिग्नल फ्रॉम ए सिंगल ट्रांसमीटर टू ए रिमोट सिग्नल रिसीवर से, ठीक है। टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द सिग्नल मेजर्ड बाय द यूजर रिसीवर इज टाइम इंस्टेंट ऑफ अराइवल माइनस टाइम इंस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, जैसे आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी फिक्स है आपका रेडियो सिग्नल का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, तो स्पीड ऑफ लाइट से वो हमारे पास प्रोपेगेट करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो आपका फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट ये जो टाइम है वो टाइम ऑफ अराइवल होता है, उसको आपको कैलकुलेट करना होता है। उससे मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी रिसीवर का सैटेलाइट के साथ कितना डिस्टेंस है वो D1 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम जो है वो डिफरेंट सैटेलाइट से डिफरेंट रहेगा, तो डिस्टेंस भी डिफरेंट रहेगा हमारे पास। ये डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है आपको जीपीएस के प्रिंसिपल में, जिससे कि रिसीवर अपना लोकेशन या 3D पोजिशनिंग को कैलकुलेट करता है। वो सब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। बट अभी हम क्या आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़ें
समझने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जीएनएसएस को समझने के लिए, उसका ओवरव्यू आज हम देख रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये हमारे पास। ठीक है, बाय कंसिडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल द टाइम प्रेजेंट्स अ मेजर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि अगर हमें लाइटनिंग फ्लैश से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो जिस टाइम पे हमने देखा तो इसका मतलब वो स्टार्ट हो गया थंडरिंग स्टॉर्म, लाइटनिंग स्टार्ट हो गई तो वो स्टार्ट टाइम हो गया, और जब तक सुनाई दिया हमारे पास तब तक वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो स्टॉप माइनस स्टार्ट टाइम, उसको मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड से, तो उससे डिस्टेंस निकल गया लाइटनिंग फास्ट से हमारे पास। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हो गया हमारे पास, जो कि जनरली 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना डिस्टेंस लाइटनिंग फ्लैश से। तो सेम प्रिंसिपल हमारे पास जीपीएस भी फॉलो करता है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं जीपीएस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि रिसीवर जो है वो अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता है सैटेलाइट से, और वो कैसे कैलकुलेट करता है कि इसका टाइम कब सिग्नल इसने ट्रांसमिट किया और रिसीवर ने कब टाइम को रिसीव किया, हमारे पास किस टाइम पर रिसीव किया, उन दोनों के टाइम डिफरेंस को। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होती है कि सैटेलाइट के अंदर जो क्लॉक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होती हैं, वहाँ पर रेडियम सीजियम की बहुत ज़्यादा महंगी क्लॉक्स होती हैं, बट रिसीवर में इतनी एक्यूरेट क्लॉक्स या फिर प्रिसाइज क्लॉक नहीं रहती हैं। तो इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है, मतलब कि इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे पास, जिससे कि कैलकुलेटेड डिस्टेंस रहे वो बहुत एक्यूरेट रहे हमारे पास, कोई एरर ना रहे हमारे पास। ठीक है, अगर हल्का सा भी टाइम कैलकुलेशन में एरर रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा डिस्टेंस कैलकुलेशन में, उससे क्या हमारे पास पोजिशनिंग का जो एक्यूरेसी रहेगी वो डिग्रेड हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, बट यहाँ पर समझने की बात है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इसीलिए 4 सैटेलाइट का यूज़ करते हैं कि हम टाइम जो करेक्शन फैक्टर है वो उसमें अप्लाई कर सकें हमारे पास। ठीक है, उन दोनों क्लॉक्स को, रिसीवर और सैटेलाइट क्लॉक्स को हम सिंक्रोनाइज कर सकें सेम टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो उसका थ्योरी आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि द सैटेलाइट एंड रिसीवर क्लॉक्स हैव टू बी सिंक्रोनाइज टू द सेम टाइम स्केल once the user receiver has a sufficient number of distance values from the multiple satellites with the known location। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि रिसीवर को जितने टाइम पीरियड के लिए मतलब इंटरेक्ट करने देते हो सैटेलाइट्स के साथ, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती रहती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है, अपनी डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है और अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करता रहता है, तो इससे क्या है एक्यूरेसी अचीव होती रहती है। आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हो, जब किसी को व्हाट्सअप लोकेशन कर रहे हो तो अगर आप थोड़ी देर के लिए मतलब पोजीशन लोकेशन भेजते हो, तो अगर आप जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उसको ऑन करके रखते हो उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती रहती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वो अपना मल्टीपल सैटेलाइट से अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करता रहता है। ठीक है, तो इन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन ट्रांसमीटर्स आर नॉट हैविंग फिक्स्ड पॉइंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अर्थ को कवर कर रही हैं ऑर्बिट्स में हमारे पास सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम आप देखोगे आगे जाके, तो ये 6 ऑर्बिट्स मान लीजिए जीपीएस की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो कि ट्रेवल कर रही हैं हमारे पास। ठीक है, इस के मूव कर रही हैं हमारे पास, रिवॉल्व कर रही हैं अपनी ऑर्बिट के अंदर, तो ये फिक्स नहीं है। ट्रांसमीटर मतलब सैटेलाइट्स हो गए हमारे पास जो कि सिग्नल को, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही हैं, सेंड कर रही हैं, तो ये फिक्स पॉइंट्स नहीं होते हमारे पास। ठीक है, तो इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल वी हैव डिस्कस द रिसीवर, क्योंकि टेरेस्ट्रियल के बेस में फिक्स रहती हैं, बट सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड नेविगेशन में ट्रांसमीटर फिक्स नहीं होते हमारे पास। ठीक है, कहने का मतलब यह है। तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास we have discussed the receiver is able to determine satellite's position for each distance measurement. For this purpose, each navigation signal modulates a message that includes satellite orbital parameters। तो जैसे मैं आपको बताया था कि मॉनिटरिंग स्टेशंस क्या हमारे पास उनको ट्रैक करते रहते हैं ऑर्बिटल पैरामीटर्स को, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है अपने ऑर्बिट के अंदर, और साथ के साथ मान लीजिए आप इस पोजीशन को 3D पोजिशनिंग अर्थ सरफेस के ऊपर निकालना चाहते हैं, फिर से बनाते हैं, तो ये आपका अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे पोजीशनिंग निकालनी है, और आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स रहेंगी, हर एक
6 ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जिस टाइम पे सिग्नल उसको मिल रहा है रिसीवर को, इस सैटेलाइट से मिल रहा है, फिर ये मूव कर गई और ये उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगी, फिर दूसरी सैटेलाइट आएगी इस पोजीशन पे, फिर वो इंटरेक्ट करेगी। तो मल्टीपल सैटेलाइट्स के साथ वो हमारे पास इंटरेक्ट करता है, अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करता रहता है, ठीक है। बट ये जो सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल पैरामीटर है, मतलब उसकी लोकेशन, उस सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर उसकी लोकेशन क्या है सैटेलाइट्स की उस टाइम पीरियड के ऊपर, ये फिक्स रहती है हमारे पास। उसी पोजीशन को क्या कहते हैं, वो किसके अंदर रहती है, जो मैसेज, जो रेडियो सिग्नल भेजा गया हमारे पास रिसीवर के लिए, वो कोडिंग फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। पी कोड, एस कोड, अभी पी कोड और सी बाई कोड, तो ये कोडिंग सिग्नल होते हैं हमारे पास, जो कि रिसीवर जो है डिकोड करता है और अपनी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब किस टाइम पे सिग्नल भेजा गया है उसके अंदर, कोडेड के अंदर रहता है हमारे पास, मैसेज के अंदर रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन भी रहती है हमारे पास। तो उसी के रेस्पेक्ट में वो अपनी डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है और अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है। ये जो सैटेलाइट ऑर्बिटल पैरामीटर है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा, ठीक है। दिस इनेबल द रिसीवर टू प्रोपेगेट सैटेलाइट ऑर्बिट एंड देन टू इवेलुएट ट्रांसमीटर पोजीशन एट ईच टाइम इंस्टेंट। तो उस टाइम इंस्टेंट पे उस सैटेलाइट की क्या पोजीशन थी उसको कैलकुलेट करता है हमारे पास रिसीवर, ठीक है। ऑर्बिटल पैरामीटर्स आर अपडेटेड बाय द मास्टर कंट्रोल स्टेशन एंड ट्रांसमिटेड टू द सैटेलाइट वंस और ट्वाइस अ डे। तो आप देख सकते हो कि 1 या 2 बार हमारे पास दिन में मास्टर कंट्रोल स्टेशन उन सभी सैटेलाइट्स को, ऑर्बिटल पैरामीटर्स को ट्रैक करता है और अपडेट करता है अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गड़बड़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो सैटेलाइट एफएमआरएस डेटा क्या होता है, ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन एंड अलाउज द रिसीवर टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट एट दैट टाइम इंस्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएनएसएस। तो हिस्ट्री में तो हमने जैसे पहले स्टार्टिंग में देखा था कि स्टोन एज में हम क्या यूज करते थे कि पत्थरों को छोड़ जाते थे अपने आप को नेविगेट करने के लिए, ट्रीज पे मार्किंग करते थे, माउंटेन्स का रेफरेंस लेते थे। बट जब हमारे पास मरीनर्स की बात होती थी तो आसपास कुछ नहीं दिखता था, हमारे पास सिर्फ समुद्र दिखता था बोटिंग वालों के लिए, शिप्स वालों के लिए। तो हम सेलेस्टियल बॉडीज़ का यूज करते थे, हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ पोल आपको पता है कि एक स्टार निकलता है हमारे पास, ठीक है, जो ज़्यादा ब्राइट करता है, तो उससे एक है नॉर्थ डायरेक्शन हमारे पास पता चल जाती थी। और सन पता है कि ईस्ट से हमारे पास राइज होता है, हमारे पास वेस्ट में हमारे पास सेट होता है हमारे पास। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ का यूज़ करके हमारे पास अपने आप को नेविगेट करते थे। बट जब सैटेलाइट्स का एडवांसमेंट हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो सिग्नल और सैटेलाइट्स को स्पेस के अंदर भेजा गया, तो हमारे पास जीएनएसएस का डेवलपमेंट हुआ, जो कि काफ़ी यूजफुल था और बहुत जल्दी डेवलप हुआ हमारे पास। और आप किसी भी पॉइंट पे अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं पर भी आप अपनी पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री सिंपल है हमारे पास। सबसे पहले लोरन, LORAN, जो कि लॉन्ग रेंज नेविगेशन था, डेवलप हुआ था 1940s में यूएसए के थ्रू, ठीक है। 1943 में हमारे पास ये पहला ऐसा था रेडियो नेविगेशन सिस्टम था जो कि मरीन रेडियो नेविगेशन को यूज करता था हमारे पास, ठीक है। मरीन रेडियो नेविगेशन प्रोवाइड करता था। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था हमारे पास कि टाइम डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ सिग्नल फ्रॉम अ पेयर ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर्स। तो 2 रेडियो ट्रांसमीटर्स रहते थे हमारे पास, क्या उनका टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको प्रिंसिपल को यूज करके अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करता था और उससे कितनी दूरी है उसको नेविगेट करता था, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ 5% अर्थ सरफेस को कवर करता था और 2 डायमेंशनल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब डिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट होता था, एक्स और वाई वैल्यू मिलती थी हमारे पास, ठीक है। और एक्यूरेसी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, 250 मीटर तक की स्टार्टिंग में मिलती थी। फिर 1960 में क्या हुआ, जीएनएसएस सबसे पहले डेवलप किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, और किसके लिए, मिलिट्री पर्पज़ के लिए हमारे पास यूज़ किया गया था, ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट एजेंसी स्टार्टेड पुटिंग एफर्ट फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग सैटेलाइट सिस्टम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ 3 डायमेंशनल पोजीशन। मतलब एक्स वाई तो हम LORAN से ले रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जो जेड पोजिशनिंग है, एल्टीट्यूड की इंफॉर्मेशन है 3 डायमेंशनल के लिए, उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया यूएस गवर्नमेंट ने हमारे पास, ठीक है। तो उसने डेवलप किया ओमेगा। ओमेगा का
यूज होने लगा था हमारे पास 1971 में, और ये शट डाउन हो गया था 1997 में। ठीक है, ये क्या हमारे पास फर्स्ट रेडियो नेविगेशन सिस्टम था फॉर द एयरक्राफ्ट, और ये कौन ऑपरेट करता था? यूएस हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा 6 पार्टनर कंट्रीज थी हमारे पास, अर्जेंटीना, नॉर्वे, लिब्रिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो इनेबल करता था शिप्स और एयरक्राफ्ट को अपनी पोजीशन निकालने के लिए, तो बाय रिसीविंग वेरी लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स, इसमें हमारे पास रेडियो सिग्नल का यूज होता था हमारे पास ओमेगा के अंदर, लेकिन ये 1997 में शट डाउन हो गया। तो ड्यूरिंग द सेम टाइम यूएस डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, ये है हमारे पास जीपीएस। ठीक है, तो जिसको हम ट्रांजिट कहते थे स्टार्टिंग में, जो कि फर्स्ट सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड सिस्टम था हमारे पास, सैटेलाइट बेस्ड था हमारे पास। ठीक है, तो इसका नाम रखा सबसे पहले ट्रांजिट, जिसको हम नवसेट भी कहते थे, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो कि प्राइमरली किसके लिए यूज हुआ था? यूएस नेवी के लिए हमारे पास। ठीक है, तो ट्रांजिट जो प्रोवाइड करता था सैटेलाइट सर्विस, वो हमारे पास 1964 से 1996 तक हमारे पास पोलरिस सबमरीन्स और हमारे पास सिविलियन यूजेस के लिए ट्रांजिट का यूज किया गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन जब इसका यूज जियोडेटिक और हाइड्रोग्राफिक, मतलब कि अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी सर्विंग पर्पज के लिए, या फिर हाइड्रोग्राफिक मतलब वाटर इंफॉर्मेशन के लिए इसका यूज किया गया हमारे पास, तो जीपीएस जो हमारे पास होता है उसने ट्रांजिट को एब्सोल्यूट कर दिया। ऑब्सोल्यूट कर दिया मतलब उसको पुराना हो गया, और जीपीएस के अंदर क्या हमारे पास एडवांसमेंट हो गई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम जीपीएस से निकाल सकते थे जो कि ट्रांजिट से नहीं हो पाती थी हमारे पास, तो ऑब्सोल्यूट कर दिया हमारे पास जीपीएस ने। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि हमारे पास 1996 में इसकी नेविगेशन सर्विसेज सीज कर दी गई थी। ठीक है, तो द स्विफ्ट ग्रोथ इन सिविलियन यूज ऑफ जीएनएसएस टुक प्लेस ओनली 20 years ago, विच was लिमिटेड टू मर्चेंट शिप्स, क्रूज एंड सर्वेयर्स। तो जनरली स्टार्टिंग किसके लिए यूज होता था? मर्चेंट शिप्स मतलब मरीनर्स के लिए होता था, और सर्वेयर्स के लिए यूज होता था। तो सिविलियन यूज के लिए बहुत जल्दी, मतलब 20 साल में इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, और सिविलियन पर्पज के लिए काफ़ी यूज देखने के लिए मिला इसका। ठीक है, द मेजर ब्रेक थ्रू केम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अमेरिकन नव स्टार, मोर कॉमनली नोन एज जीपीएस। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेनली जीपीएस, जब से हमारे पास ऑपरेशनल हुआ। द रूट्स ऑफ जीपीएस आर क्लोजली कनेक्टेड टू द लॉन्च ऑफ स्पुतनिक सैटेलाइट बाय द फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1957। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोल्ड वार की बात करेंगे हम, बट अभी समझते हैं कि जब तक कोल्ड वॉर नहीं हुआ था, यूएस और हमारे पास सोवियत यूनियन जो है वो एक साथ थे, तो इसने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिससे जीपीएस को हेल्प मिली थी हमारे पास, मतलब खुद के फंक्शनल के लिए। तो 1957 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया स्पुतनिक सैटेलाइट को, बट ए मॉडर्न जीपीएस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1973 व्हेन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिसाइडेड टू डेवलप सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस सिस्टम लाइक ट्रांजिट। तो जैसे ट्रांजिट काम करता था वैसे उसने जीपीएस को डेवलप किया हमारे पास। व्हेन द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन 1978, द जीपीएस वाज ओनली इंटेंडेड फॉर यूएस मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो आप देख सकते हो कि जीपीएस जो है वो स्टार्टिंग में सिर्फ यूएस मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए था। टुडे मिलियंस ऑफ जीपीएस रिसीवर्स आर बीइंग यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड वेराइटी ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, मतलब सिविलियन यूज के लिए भी देखने के लिए मिलता है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन मिड 1980s द सिस्टम वाज मेड अवेलेबल फॉर सिविलियन यूजेस स्पेशली इन एविएशन इंडस्ट्री। सबसे पहले क्या, एविएशन इंडस्ट्री के लिए इसका यूज़ किया गया। बाय 1994 a complete constellation of 24 satellites was in orbit initiating the GPS systems full operational capability। तो ये आपको याद रखना है, जब 24 सैटेलाइट्स हमारे पास लॉन्च हो गई थी तो जीपीएस जो है वो हमारे पास फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हो गया था, मतलब कि वो पूरे अर्थ को कवर करने लगा था हमारे पास। तो आप किसी भी पॉइंट पे अपनी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते थे। तो फुल ऑपरेशनल कब हुआ? 1994 में, जब 24 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बन गया था हमारे पास। ठीक है, जब कोल्ड वार हुआ था, द कोल्ड वॉर राइवलरी बिटवीन द यूएसए एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन लेड टू द स्पेस रेस एंड ऑलमोस्ट पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोनास द सोवियत सिस्टम हुआ था हमारे पास। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोल्ड वॉर के बाद हमारे पास रसिया ने भी अपने सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनास को डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो ग्लोनास भी अब फुल्ली डेवलप्ड हो गया है हमारे पास, और आजकल फ़ोन में देखोगे तो ज़्यादातर ग्लोनास देखने के लिए मिलता है। पहले क्या सिर्फ जीपीएस ही हमारे पास ज़्यादा यूज होता था। ठीक है,
तो ये हिस्ट्री है हमारे पास जीएनएसएस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे डेवलप हुआ इसका हमारे पास, ठीक है। और जो लास्ट में पैराग्राफ था, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं गेट ज्योमेटिक्स में। तो आपको पढ़नी सारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं साथ के साथ बता रहा हूँ और उसको बार बार रिवाइज भी कर रहा हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए हमारे पास और पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर सीरीज से गेट ज्योमेट्रिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जीएनएसएस के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी आपको करा दिए जाएंगे, और कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे साथ व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें वीडियो के नीचे यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।